नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल 10 तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए एक क्लास स्टार्ट किए थे। 10 तक सीरीज़ कंपटीशन से 10 तक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग स्पेशली ग्रुप डी के लिए क्लासेस ले रहे थे, जिसमें बायो क्लासेज स्टार्ट था। और बायो क्लासेज में बहुत सारी वीडियो, जिसमें हम लोग एक चैप्टर वाइज थ्योरी चल रहा है, उसके बाद एमसीक्यू आता है। सीरीज वैसे ही चलता है, एक तो उसका चैप्टर, उसके बाद से थ्योरी। तो उसमें हम लोग इसके पहले वाले में ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें का पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ। उसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, और लंबा नहीं, पार्ट 1 एक पार्ट में कंप्लीट किए थे, और आज उसका दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ। तो इसका पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लगभग वो 50 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसी सीरीज़ को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। आइए शुरू करेंगे हम लोग क्लास। और उसमें हम लोग लगभग ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। थायराइड पढ़ लिए थे, क्योंकि थायराइड ग्रंथि पढ़ रहे थे। तो थायराइड ग्रंथि के बाद से पैराथायराइड हार्मोन था, उसमें हार्मोन जो पढ़ रहे थे। तो हार्मोन में जो देखेंगे वहाँ थायराइड TH हार्मोन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन को कंटिन्यू करेंगे हम। तो पैराथायराइड हार्मोन में अगर हम देखते हैं तो पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसको PTH बोलते हैं, और इसका कार्य क्या है। कैल्स्टोनिन के विपरीत होता है, और रक्त में कैल्शियम की स्तर को बढ़ाता है। उसमें क्या था, रक्त के स्तर को कम हो रहा था, तो उसको वो नियंत्रित कर रहा था। उसी चीज़ को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, और उसके पास में ही पाया जाएगा, थायराइड के पास में ही पाया जाता है। तो PTH है, ये कैल्शियम फास्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, और ये कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे पाया जाता है, थायराइड के नीचे ही पाया जाता है। कैल्शियम को, सारे चीज़ को क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम की मात्रा को ये डाउन किया, यहाँ पे फिर क्या किया, लाके ग्रोथ कर दिया, और सब कुछ चेंज कर दिया इसमें। तो ये सारी चीज़ को उसको क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को ये बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन पाया कहाँ जाता है, थायराइड हार्मोन के नीचे पाया जाता है। रचना भी इसका उसी तरह से पाया जाएगा। अब आगे ग्रंथि जो पाए जाएंगे, अब वहाँ से बाहर हम लोग निकलते हैं। अगला ग्रंथि जो पाया जाता है वो है आपका थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि यह एक ऐसी ग्रंथि जो मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है, और उम्र बढ़ने के साथ ये घटती जाती है। क्या होती है, ये थायराइड ग्लैंड से जो होती है, बाल, मक्का का बाल जो होता है ना, उस तरीके से आपको वो देखने को मिलती है। और WBC में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसमें भी WBC कितनी तरह का होता है मैंने बता दिया है। लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स मैंने समझाया, उसको बताया है। ब्लड चैप्टर में मैंने करा दिया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो थाइमस जो होता है, थाइमस मुख्य रूप से बच्चों में ही पाया जाता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे वो ग्रोथ होगा वैसे थाइमस बढ़ जाएगा। लोकेशन कहाँ है ये भी मैं बताऊँगा। इसके अलावा इसका काम क्या होता है ये भी मैं बताऊँगा। और थाइमस ग्लैंड जो पाया जाता है वो बाल की तरह आपको देखने को मिलेगा। और यह ग्रंथि थाइमस जो होती है हृदय के आगे और उपस्थिति के पीछे स्थित होता है। तो होता कहाँ पे, हार्ट के आगे पाया जाता है, यानी थायराइड के जस्ट नीचे पाया जाएगा, और हार्ट के आगे स्थित रहेगा, और स्थिति के पीछे स्थित रहता है, स्टेरनम के पीछे स्थित रहता है थाइमस ग्लैंड। और यह ग्रंथि T लिम्फोसाइट्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, T लिम्फोसाइट, स्टर्नम जिसको बोलेंगे, लिम्फोसाइट नहीं, स्टर्नम के लिए ये ज़रूरी है, उसके लिए मदद करता है। और वो WBC को इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लड में RBC और WBC में इम्यूनिटी के सिस्टम को मजबूत करने के लिए पाया जाता है। और यही सारा चीज़, अगर दिक्कत किसी में चीज़ होता है तो CBC ब्लड करवाया जाता है, CBC जाँच करवाया जाता है, टोटल ब्लड काउंट कितना होता है। तो ब्लड में ये आपको देखने को मिलेगा। RBC और WBC में इम्यूनिटी को यही बूस्ट करता है, WBC इम्यूनिटी को बचा कर रखता है। तो थाइमस ही क्या करता है, लिम्फोसाइट्स उत्पादन करता है। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो WBC में देखने को वो मिलेगा। बड़ा दो तरह का होता है, RBC और WBC होता है, आपको पता है। तो लिम्फोसाइट्स ये क्या करता है, रिलीज करता है, उत्पादन के लिए ज़रूरत है। और थाइमस पाया कहाँ जाएगा, तो वो
देखिए आप लोकेटेड आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, लोकेशन में दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लोकेशन इसका, यहाँ पे हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और इसकी रचना जो होती है बाल की तरह, मक्का का बाल जो होता है ना जीवा में, उसके तरह आपको देखने को ही मिलता है। अब थाइमस हार्मोन जो होती है, थाइमस ग्लैंड समझ गए, थाइमस दो तरह के हार्मोन को भी रिलीज करता है, एक थाइमोसिन एक थाइमोप्यूटिन। थाइमोसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रतिरक्षा सुरक्षा के लिए टी लिम्फोसाइट के उत्पादन और परिपक्वता को उत्तेजित करता है, उसको क्या करेगा, वो उत्तेजित करेगा और उसी चीज़ को ये बनाता है, टी लिम्फोसाइट्स को ये बनाता है थाइमोसिन। थाइमोप्यूटिन क्या होता है, ये विभेदन में मदद करता है, उसको तोड़ेगा और प्रतिरक्षा क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जितनी भी प्रतिरक्षा क्रिया होती है उसको ये नियंत्रित करता है। तो इसमें थाइमोसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है, मतलब उसके बाद से वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने अभी बता के लाया आपको, ये कौन सी होगी, थाइमस होगी, ठीक है। वहीं तो ग्रोथ होती है, इसके बाद से ये ख़त्म हो जाती है। मैं एक पॉइंट बताते चल रहा हूँ, फ्री में अगर आपको इतने अच्छे कंटेंट मिल रहा है तो अब क्या चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आगे देखते हैं, आगे इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हो जाएगा थाइमस ग्लैंड्स, यही क्या करता है, यौन तक ही रहता है और उम्र के साथ में ये ख़त्म हो जाता है, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। आगे अगला ग्रंथि के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इन ग्रंथियों को सुप्रीनल ग्रंथियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गुर्दे से ऊपर पाए जाते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। पाया कहाँ पे जाएगा, यानी आपको लोकेशन पता चल गया कि कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये आपको किडनी के पास में देखने को मिलेगा। ये टोटल आपको किडनी के पास में, किडनी है, किडनी के ऊपर ये देखने को पीला पीला जो दिख रहा है ना, वही आपको देखने को ये मिलता है। और इनकी संख्या लगभग 2 पाई जाती है, 2 परत में विभाजित हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड ये आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, ये हमारा किडनी है, तो किडनी के ऊपर इसको माना जाता है। 2 तरह की ये आपको पाई जाएंगी, यानी किडनी के ऊपर आपकी रचना कैसे दिखाई दे रही है, ऐसे रचना आपको दिखाई दे रही है, टोपी के तरह, एक टापू की तरह दिखाई दे रही है, ऐसे रचना आपको ये दिखाई दे रही है। और इसमें ऐसे ऐसे रचना दिखाई दे रहा है, अंतर भी रचना दिखाई दे रहा है, और ये तार की तरह आपको रचना दिखाई, 3 तरह की रचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये 2 परतों में विभाजित होता है, अधिवृक्क, कार्टेक्स और अधिवृक्क मेडुला। हम लोग किडनी में पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने बताया था उत्सर्जन में कि मेडुला और कार्टेक्स होता है। अब आप कहिएगा कि यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि वो उत्सर्जन में था या डाइजेस्टिव सिस्टम में भी था वो, तो कहाँ से आ गया, तो वहाँ दूसरा चीज़ था, यहाँ दूसरा चीज़ है। उसी तरह से रचना पाया जाता है इसमें भी। कौन कौन रचना आपको देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये वाला जो रचना आपको देखने को मिला उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसी जो रचना है उसको हम लोग कार्टेक्स बोलेंगे, ऊपर ऐसे जो उसको मेडुला बोलेंगे। और यहाँ पे पिंक पर्पल कलर का जो दिख रहा है वो ब्लड वेसल्स है, और ये ऐसे आपको रचना पूरा टोटल ऐसे देखने को मिलेगा, कैप्सूल की तरह देखने को आपको मिल रहा है। कैप्सूल की तरह जो रचना देखने को मिल रहा है किडनी के ऊपर, वही आपका क्या है, वही आपका एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है। तो 2 पार्टों में इसको हम लोग बांटेंगे, एक तो कार्टेक्स और एक मेडुला, ठीक है, 2 पार्टों में बट जाता है। दोनों पार्ट मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। इस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि, और ये देखिए ये सब चीज़ों को क्या करता है, अरेंज करता है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो कौन सा हार्मोन शरीर को स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है, इसको हम लोग ना स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो एक ही चीज़ है, वो क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, वो एड्रेनलिन देखने को मिल जाता है। एस्ट्रोजन तो होगा नहीं, थायरॉक्सिन होगा नहीं, और टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं, ये स्पर्म करता है, ये ओवम करता है, थायरॉक्सिन। आयोडीन रिलीज होता है T4 और T3 और काइटोलोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिले। रेलवे में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में ये पूछा हुआ है, शिफ्ट 3 में, और स्पेशली हम लोग ग्रुप डी के लिए ही कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कार्टेक्स मेडुला समझते हैं, समझ गए ये। आगे आइए देखते हैं, आई होप समझ ही गए होंगे। अब आगे आइए देखते हैं कि कितने तरह से इसको हम लोग बांट सकते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड ग्रंथि जो है वो कितने हार्मोन को रिलीज करती है, और देखिए ये NaCl साल्टी लवण भी होती है और उसको वो चेंज करती है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कार्टेक्स और मेडुला।
यहाँ पे क्या लिखा है वो गलत है, काट लीजिएगा। कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला NaCl और लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, उसमें ये कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसमें कॉर्टेक्स जो होता है उसके 3 पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, इधर भी इम्पोर्टेंट है तो मैं बता दूंगा। देखिए कॉर्टिसेल, एक तो कॉर्टिसेल पाया जाता है, एक एंड्रोजन पाया जाता है, एक एल्डोस्टेरोन पाया जाता है, और मेडुला जो होता है 2 पार्ट में बट जाता है, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन में, नॉर एपिनेफ्रिन में वो बट जाता है। तो आइए देखते हैं कॉर्टिसेल का वर्क क्या है। ये उत्तेजना को कम करता है और ये उत्तेजना को कम करता है और अभिरंजन को भी क्या करता है, कम करता है। एंडोजेंस जो होता है पुरुषों और महिलाओं में दोनों विकास में और प्रजनन में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। उस तरह से अगर हम देखेंगे, उस तरह से अगर हम देखते हैं एल्डोस्टेरोन जो होता है तो वो सोडियम और पोटेशियम के स्तर को प्रतिबंधित करके उसको नियंत्रित करता है। यानी साल्टी कोई भी चीज़ हो जाता है तो उसको वो कंट्रोल करता है, यानी Na सोडियम को और पोटेशियम को क्या करता है, मदद करता है। और ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, ये मैनेज करता है, और ये ग्रोथ को मैनेज करता है रिप्रोडक्शन में, और ये डॉफिज्म को मदद करता है। इसके अलावा आगे जाएंगे तो एपिनेफ्रिन, एंड्रोजन, एंड्रोलेनिन जो होता है, नॉरेलिन होता है, ये ब्लड रक्तचाप को ये नियंत्रित करने में मदद करता है। और हृदय की क्रिया विधि, हार्ट रेट जो होता है ना, इसमें मैंने लिखा हूँ हृदय की क्रिया विधि को ये नियंत्रित करता है, हृदय की क्रिया विधि को ये नियंत्रित करता है। और जब सारी चीज़ें हो गए, सब नियंत्रित हो गया, तो हृदय को भी रोकने वाला कोई चाहिए। तो हृदय से जो ब्लड आता है, जो रक्तचाप आता है, उसको नियंत्रित करता है नॉर एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन हृदय के चक्र को नियंत्रित करता है। तो ये पांचों का काम हो गया, ब्लड प्रेशर को ये करेगा, ये पांचों का काम हो गया। मेडुला और कॉर्टेक्स का काम आपको देखने को मिल गया। अब अगला हार्मोन हम जो देखते हैं, अगला हार्मोन हमारा होता है ओवरी, अंडाशय। आप गेस कीजिए कि ये किस में पाया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से ओवरी जो होता है, आपको पता है कि ओवरी जो पाया जाएगा वो फीमेल ऑर्गन है, फीमेल में पाया जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यह संख्या में 2 और सुरुड़ी गुहा में पाया कहाँ पे जाता है, तो सुरुड़ी गुहा में नाभि के आसपास में पाया जाता है, और गर्भाशय के साथ दोनों तरफ ही उपस्थित रहता है। यूट्रस के साथ में ही क्या रहता है, ये दोनों तरफ उपस्थित रहता है, फीमेल में पाया जाता है। और आप फिगर से देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया आपको, और ये नीचे आपको वेजिना देखने को मिलता है, ये सर्विक्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे यूट्रस के पास ही क्या होता है, ओवरी। आपको यहाँ पे 2 ओवरी आपको देखने को मिल जा रहा है, यूट्रस के पास में होता है, इसकी संख्या 2 होती है। और हम सुरुड़ी गुहा किसको बोलते हैं, तो यानी पेट में हमारे नीचे पाया जाएगा एब्डोमेन, एब्डोमल में उसी को सुरुड़ी गुहा बोलते हैं, उदर गुहा बोलते हैं। और ये करता क्या है, अंडाशय क्या करता है, तो ये महिला सेक्स हार्मोन, ये एक तरह का देखा जाए तो क्या है, सेक्स हार्मोन है। सेकेंडरी लक्षण ये पाया जाता है, सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। इसके पहले मैंने पढ़ा के लेके आया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसमें पाया जाता है, इसमें स्त्री में पाया जाता है। तो ये सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ये क्या करता है, रिलीज करता है। कौन, अंडाशय हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है। अब वो थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि अंडाशय हार्मोन है क्या। तो अंडाशय हार्मोन देखिए एस्ट्रोजन करेगा और प्रोजेस्टेरोन, 2 चीज़ कर रहा था रिलीज आपको। तो दोनों चीज़ में आप देखिएगा कि द्वितीयक वही सेकेंडरी लक्षण पाया जाने लगता है। महिला द्वितीयक यौन लक्षण का विकास करता है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है ना वो रिलीज होने लगता है। मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। जैसे ही वो आगे जाएगा तो 10 से 12 वर्ष की लड़कियों का एज होगा तो एक साइकिल चलना स्टार्ट होता है, जो किसी चोट से या किसी वजह से उसके भेजना टूट जाता है, भेजने में पहली बार एक साइकिल चलता है, ब्लड बाहर निकलता है भेजने के माध्यम से, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 10 से 12 वर्ष के आयु में वो शुरू हो जाता है। उसको प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, हम लोग प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं, किशोरावस्था कह सकते हैं। तो उसमें करता है प्रजनन अंग को बनाए रखने में मदद करता है। जितने भी प्रजनन अंग है उसको फिक्स रखने में मदद करता है, उत्तेजित करने में ये मदद करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगता है तभी।
ये आपको दिखाई दे रहा है 10 से 12 वर्ष में दिखाई देगा। मैं उसी को जो चीज़ मैं लिखा था बताया था। और प्यूबर्टी एज हो जाएगा, लड़की में पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। वही चीज़ अगर हम लोग उसमें आगे जाएंगे तो लड़का बॉयज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे ही, जस्ट पढ़ेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन समझ गए होंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अब इसमें देखेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सेक्सुअल है, गर्भ धारण के समय में गर्भाशय को तैयार करता है। जब एम्ब्रायो बन जाता है, जब स्त्री गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है तो यूट्रस का निर्माण यही करता है और उसको बनाए रखने में मदद करता है। उसके अलावा फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है प्रोजेस्टेरोन, उसको भी वो कंट्रोल करके रखता है। यहाँ एस्ट्रोजन क्या होगा, उसको रिलीज करेगा और इसको कंट्रोल करेगा, प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है हार्मोन। अब आइए, तो ये लेडीज़ वाला था, लेडीज़ वाला आप देख लिए। 2 हार्मोन आपको रिलीज करेगा ओवरी, एक प्रोजेस्टेरोन एक एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, मासिक धर्म को शुरुआत करता है, रिलीज होता है प्यूबर्टी एज में, और उसके बाद से जब गर्भधारण करने लायक स्त्री हो जाती है, वो लड़की गर्भधारण करने लायक हो जाती है, तो गर्भाशय को तैयार करेगी कि वो गर्भ धारण कर ले, और गर्भावस्था को वो बनाए रखता है, उसी की वजह से रहता है, नुकसान नहीं होता है बच्चा। इसके अलावा मासिक धर्म को भी यही क्या करता है, नियंत्रित करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसी की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा अधिक समय तक स्रावित होता है। इससे एक बीमारी होता है ल्यूकोरिया बीमारी होता है, याद रखिएगा। ल्यूकोरिया बीमारी काफ़ी खतरनाक होता है। इसी की मात्रा अगर कम हो जाती है या किसी में जो ज़्यादा होता है तो हिस्टीरिया बीमारी भी यहाँ से पकड़ता है, जो बिना सेक्स किए मान ही नहीं सकती है, और वो बीमारी ठीक होता भी नहीं है, जल्दी बेहोशी की स्थिति हो जाती है, एकदम उत्तेजित हो जाती है पूरी, यही हार्मोन रिलीज होता है। तो अब आगे देखेंगे, अगला देखते हैं। अगला पुरुष वाला आ जाएगा, वृषण टेस्टिज हार्मोन जो पाया जाता है। तो टेस्टिज हार्मोन में हम देखेंगे, तो टेस्टिज हार्मोन में ये किस में पाया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। तो ये पुरुषों में पाया जाता है, वो फीमेल में था, ये पुरुषों में पाया जाएगा पूरा टेस्टिज। और 10 से 12 वर्ष के लड़के होते हैं तो उसमें ये रिलीज होता है। लड़कों में यौन से जुड़े परिवर्तन के लिए ये जिम्मेदार होता है, यानी जैसे वो लड़कियों में था वैसे ही ये लड़कों में है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टिज के माध्यम से रिलीज होता है। ये सारी चीज़ आपको ये दिखाया गया है, जर्नल पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें बताऊँगा ही। और इसमें यौनावस्था जैसे ही होता है, 10 से 12 वर्ष प्यूबर्टी होता है, इसमें आवाज़ भारी होने लगता है, लेकिन लड़कियों का आवाज़ जो होगा डिफरेंसेस बताना होगा। तो लड़कियों का आवाज़ जो होता है वो काफ़ी नॉर्मल देखने को मिलता है, आपको मुलायम होने लगता है। और इसमें और मांसपेशियों की मात्रा और हड्डियों की मजबूती को ये बढ़ाता है। टेस्टो हार्मोन जिसमें ज़्यादा रिलीज होता है वो मांसपेशियों की मात्रा को बढ़ाएगा और हड्डियों को मजबूत करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट होता है। तो चेहरे और शरीर की बालों क्या होता है, चेंजिंग है, चेहरे और शरीर की बालों को उत्तेजित करता है। जैसे ही ग्रोथ में आ जाते हैं, प्यूबर्टी एज में जैसे वो आ जाते हैं, टेस्टो हार्मोन रिलीज होने लगता है, तो फेस पे और पूरे बॉडी पे बाल, हेयर, लड़कियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बाल क्या होता है, आने लगता है, दाढ़ी मूछें निकलने लगती है, आवाज़ भारी हो जाता है आपको। तो ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, उसी के वजह से होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा बॉडी की रक्षा तो करता ही है, इसके अलावा इसके प्लग्स अगर देखते हैं तो सेक्स की मात्रा को भी ये, सेक्सुअल टाइमिंग को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन इस पे है, आपको देखने को मिलेगा, लगभग चैप्टर आपको ख़त्म ही होगा, ज़्यादा होगा नहीं इसमें। तो वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अभी मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो निकलता है। एक क्वेश्चन और है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब चैप्टर लगभग ये ख़त्म हो गया। इतना ही चीज़ें इसमें आपको देखने को थी, हार्मोन्स में यही चीज़ें आपको देखने को मिली थी, बाकी थी एक पार्ट में मैंने उसको कंप्लीट किया था, दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं 30 से 40 मिनट का ही था, वो ज़्यादा था नहीं, तो मैंने बताने की कोशिश किया। आइए एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इसमें कि यौन के समय लड़कों में दिखने वाले रंग रूप में परिवर्तन लाता है। यौन के समय लड़कों में दिखने वाले रंग रूप में परिवर्तन लाता है। तो रंग रूप में परिवर्तन कौन लाता है, मैंने अभी बता के लाया। यौन के समय लड़कों में पूछा हुआ है, लड़के में नहीं पूछा है, तो वो टेस्टो हार्मोन हो जाएगा। राइट आंसर टेस्टो हार्मोन हो जाएगा। अभी देखिए अगला, इस पर क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं पेनक्रियाज, अग्नाशय। तो आपने कहेगा ना, अभी आप कहिएगा कि सर आपने तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया हुआ है,
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अग्नाशय वहाँ पे जो था वो कौन सा रस रिलीज कर रहा था, अग्नाशयी रस आपको रिलीज कर रहा था। तो वहाँ एंजाइम के बारे में पढ़ना था, लेकिन यहाँ एक तरह का क्या है, ये ग्रंथि भी है, एक तरह का ग्रंथि भी है, और ये अंदर और बाहर दोनों तरफ पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ पाया जाएगा। तो क्या हम इसको मिक्स ग्लैंड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अंडाशय जो है ना एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है, दोनों ग्रंथि का कार्य करता है। और एक ऐसे एक पट्टी की तरह ऐसे पूरा एकदम आपको रचना की तरह ऐसे दिखाई देगा, पत्ती जैसे होती है वैसे आपको ये दिखाई देता है। ये वाला जो रचना आपको दिखाई दे रहा है ना वो क्या है, ये दीपिकाएँ इसको हम लोग कहते हैं। आगे इसमें नोट्स में होगा ही, अग्नाशय की लेगरहैंस की दीपिकाएँ, ये लेगरहैंस है जो पाया जाता है। तो ये दोनों तरह के कार्य करते हैं, मिक्स ग्लैंड इसलिए इसको कहा जाता है, क्वेश्चन आता भी है। अब देखिए अग्नाशय जो होता है कितनी तरह की ग्रंथियों को ये रिलीज करता है। सोचिए मुझे कितना मेहनत लगा होगा इतने चीज़ों को बनाने में और पीपीटी तैयार करने में। और पीपीटी में देखिए कितना अच्छा मैं आपके लिए पीपीटी तैयार करके लाता हूँ, और पीपीटी में आपको फिर विथ डायग्राम बताने का प्रयास करता हूँ सारे चीज़। अग्नाशय क्या होती है, अग्नाशय जो होती है, 1 मिनट, अग्नाशय जो होती है, अग्नाशय का अंतःस्रावी हिस्सा रक्त शर्करा और स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करता है। अग्नाशय करता क्या है, ये अंत हिस्सा रक्त को स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। ये पूरा आपको देखने को मिल जाएगा अंदर का, ये पूरा चीज़ें पूरा व्यवस्था अंदर का है, देखने को मिलेगा। ब्लड आपको निकल रहा है, सेल हो गया डेल्टा, यानी इसको बांटेंगे, अग्नाशय को जो बांटेंगे ना तो इसका हार्मोन जो होता है वो 3 तरीके से आपको बट जाता है, अल्फ़ा बीटा और डेल्टा में देखने को मिल जाता है, अल्फ़ा बीटा और डेल्टा में देखने को मिल जाता है। सबका कुछ ना कुछ काम है, और ये क्या क्या रिलीज़ करता है आइए उसको देखते हैं। उसको देखिए, सबसे पहले 3 तरीके से तो बढ़ जाएगा, अल्फ़ा सेल में बढ़ जाता है, बीटा सेल में बढ़ता है और डेल्टा सेल में बढ़ता है। अल्फ़ा सेल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो अल्फ़ा सेल देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो रचना है अल्फ़ा सेल है। अल्फ़ा सेल आपको देखने को मिलता है। अल्फ़ा को इसका है ग्लूकागोन स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है, ग्लूकागोन, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज को चेंज कर देती है, किसमें, ग्लूकागोन में चेंज कर देती है। तो अल्फ़ा कोशिका ग्लूकागोन को रिलीज करती है, अल्फ़ा कोशिका है यहाँ पे ग्लूकागोन बनाती है, ग्लूकोज से शर्करा को चेंज कर देती है। और इसके अलावा फिर आगे हम देखेंगे तो बीटा सेल क्या करती है, तो बीटा कोशिका इंसुलिन को स्रावित करती है, अग्नाशय भी इंसुलिन को स्रावित करता है, और इसमें इंसुलिन को स्रावित जो करता है कौन करता है, बीटा सेल करता है। इसके अलावा डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा किस चीज़ को स्रावित करता है, तो डेल्टा कोशिका ब्लड को, डेल्टा कोशिका में देख लीजिए ब्लड को क्या करेगी, वो स्रावित करती है, डक्ट को वो स्रावित करती है। अल्फ़ा सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, बीटा सेल भी आपको देखने को मिल जाएगा, बीटा सेल यहाँ पे है, ब्लड को ये रिलीज कर रही है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिला, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अल्फ़ा सेल क्या करेगी, अल्फ़ा सेल जो है, अल्फ़ा सेल ग्लूकागोन बनाएगी, या बीटा इंसुलिन बनाएगी, और डेल्टा जो होगी वो सेमेटोसिन स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है, सेमेटोसिन स्रावित करती है। तीनों चीज़ें 3 तरह की रिलीज करती है। इंसुलिन और ग्लूकागोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलता है अल्फ़ा बीटा, और ये थोड़ा सा कम यूज में आता है। तो ये आपको देखने को मिल गया, और बीटा सेल यहाँ देखने को मिल रहा है, अल्फ़ा सेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और फिर डेल्टा सेल आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पीला वाला जो दिख रहा है ना वो डेल्टा सेल है। 3 तरीके को आपको दिखाया गया है। तो ये इंसुलिन काम करती है, और ये वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है मैंने बता के लाया उधर से कि ऐसी जो रचना आपको दिखाई दे वो सब क्या है, डक्ट है। टोटल क्या है, आपको वो डक्ट देखने को मिलती हैं। देखिए अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो वो कौन होती है, लिवर, अग्नाशय, पाचन ग्रंथि, स्रावी ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। कह रहे कि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, मैंने बता के लाया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्नाशय या पाचन ग्रंथि, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती है। तो अभी मैंने बता के लाया कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है इसकी स्रावित करती है। अब आपका लगभग चैप्टर देखा जाए तो वो ख़त्म हो गया। अभी हम लोग पूरे ग्लैंड, जितने ग्लैंड पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन करेंगे। तो ये सारी ग्लैंडें थी, ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पूरे ग्लैंड को जो जो पढ़े थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आने वाले पॉइंट है वो आप इस चीज़ को देख सकते हैं और वहाँ से आप वहाँ से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे। थोड़ा सा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित तत्व। सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। उसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है क्योंकि अनेक ग्रंथियाँ इसे क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। अब सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाएगा, तो सुपर मास्टर ग्लैंड आपको हाइपोथैलेमस को बोला जाएगा। सुपर मास्टर ग्लैंड होता है, सारी सूचनाओं को वो क्या करता है, भेजता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाता है, तो पेनक्रियाज। अब मैंने पेनक्रियाज नहीं, सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि पेनक्रियाज ही होगा। और इसमें ग्रंथि पूछेगा तो पेनक्रियाज नहीं, क्या होगा, थायराइड ग्रंथि होगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगी, पिनियल ग्लैंड हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया। और तितली के आकार का एक ग्रंथि या एच आकार के ग्रंथि जो पाया जाता है, तो कौन सा ग्रंथि, वो थायराइड ग्रंथि आपको देखने को मिली थी। थायराइड ग्रंथि आपको देखने को मिली थी, वही होगा थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा हम लोग देखें और हार्मोन पढ़े तो इमरजेंसी करो या मरो, ग्रोथ करो या मरो वाला जो होता है, तो एड्रिनल जो होता है, जो मैंने पढ़ा के लाया था, 4 ग्रंथि थी एड्रिनल ग्लैंड को, करो या मरो ऐसा स्टेज होता है। और यही स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोलते हैं, सेक्सुअल हार्मोन भी बोलते हैं। साल्टी शुगर को भी ये क्या करता है, फियर एंड फ्लाइट, एकदम करो या मरो वाली स्थिति रहती है, एकदम रिलीज होता है किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रिलीज होता है। डू एंड डाई होता है, 3F4S पाया जाता है ये ग्रंथि। तो ये एड्रिनल ग्रंथि को ही बोलते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन, तनाव को, सेक्सुअल डिसऑर्डर को भी क्या करता है, मदद करता है। साल्टी शुगर को भी ये चेंज करता है, कंट्रोल करता है। मैंने पढ़ा के लाया, इसके पहले ही पढ़ा के मैंने लाया। अब उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि जो होती है, एक ही ग्रंथि आपको पाई जाती है, जो बच्चों में ही पाई जाती है, वो क्या आती है, क्या थी, थाइमस ग्रंथि थी। अब इसके अलावा फिर देखें, एक चीज़ को नियंत्रित करने वाली ताप नियंत्रक विधि जो थी, ताप को कंट्रोल, बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करके रिलीज कर रहा था, तो वो हाइपोथैलेमस। एकदम टेम्पर जब हो जाते हैं तो वो हाइपोथैलेमस था। इसके बाद से मैंने एक चीज़ और बता के लाया उसमें कि मानव के तीसरी नेत्र कहलाने वाली कौन सी ग्रंथि होती है, तीसरी नेत्र कहलाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्रंथि वो देखने को आपको मिलती है। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बताया कि बायोलॉजिकल वाच किसको बोलेंगे, शरीर की जैविक घड़ी कहलाने वाली ग्रंथि कौन थी, तो पिनियल ग्लैंड ही थी, पिनियल ग्लैंड ही थी। तो कुल मिला जुला के आपके ये पूरे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हो गए और चैप्टर आपका ये ख़त्म हो गया। और यहाँ से जो भी रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। अब कुछ क्वेश्चन जो बाकी लग जाएंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, उसको देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या देखने को मिलेगा। और इसका MCQ मैं लेके आऊँगा। अब लगभग अगला चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे वो नहीं तो सेल स्टार्ट करेंगे, या तो अब एक चीज़ और बच गया, इसके अलावा रिप्रोडक्शन बच गया है, रिप्रोडक्शन कर लेंगे और फिर जेनेटिक कर लेंगे। 2 चैप्टर बचा है, इसके बाद से सेल और टिश्यू और प्लस क्लासिफिकेशन, ये चीज़ कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे बहुत जल्द ही। अब बायो का 4 से 5 चैप्टर बचा है, वो ख़त्म हो जाएगा। लगभग 13 से 14 चैप्टर लगभग हम लोग कर पाए हैं। 18 चैप्टर आपको बायो में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो आप जाके सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।